नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे नेपाल में मचे हुए भूचाल के बारे में। पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शनों और आंदोलन के दौर में जो हुआ वो सबने देखा, और जब प्रदर्शन खत्म हुए तो यहां पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों के चुनी हुई नेता के तौर पर सुशीला कार्की का नाम चुना गया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, जनजी प्रदर्शनकारी उनसे भी नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर हुई ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि बात कुर्सी से उतारने और इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई है। जनजी प्रदर्शन के अगुवा रहे सुंदन गुरुंग ने तो यह तक कह दिया कि कुर्सी पर बिठाकर उतार भी सकते हैं, जिसके बाद नेपाल की राजनीति में बिल्कुल नया मोड़ आ गया। रिपोर्ट देखिए। सुशीला कार्की की शपथ के 3 दिन बाद ही नेपाल की सियासत ने फिर से पलटी मारी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास कार्की के नाम की पैरवी करने वाले आंदोलनकारी अब उनके ही विरोध में उतर गए हैं। नेपाल में नई सरकार बनते ही असंतोष और बगावत की आवाज सुनने को मिल रही है। सरकार में शामिल हो रहे नए मंत्रियों को लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जनजी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वो लोग शामिल रहे जिनके बच्चों की मौत पुलिस की गोली से हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है कि कार्की ने पीएम की कुर्सी पर बैठते ही आंदोलन की बातों को भुला दिया है। कार्की पर मनमाने तरीके से फैसले लेने का आरोप लगा रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कार्की अपना जो अंतरिम कैबिनेट बना रही हैं, उसमें जेन-जी से रायशुमारी नहीं की गई और मनमानी तरीके से 3 लोगों को अंतरिम सरकार में मंत्री नियुक्त कर दिया गया। इसमें कुलमान घिसिंग को ऊर्जा और भौतिक विभाग, ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून विभाग और रामेश्वर खनाल को वित्त विभाग का अंतरिम मंत्री नियुक्त किया गया है। सरकार में मंत्रियों के चुनाव की प्रक्रिया में राय न लेने की वजह से आंदोलनकारी खफा हैं, नाराज हैं और बेहद गुस्से में हैं। नेपाल के जनजी आंदोलन के नायकों में शुमार रहे सुदन गुरुंग ने पीएम सुशीला कार्की के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिसको मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा कर आया हूं, उसको बाहर निकालने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। गुरुंग के इस बयान ने नेपाल की सियासत में फिर हलचल पैदा कर दी है। नेपाल की सड़कों पर आग की लपटें भले ही ठंडी हो गईं, पर राजनीतिक उथल-पुथल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। जेन-जी क्रांति ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। जेन-जी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने नेपाल को हिला दिया। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी ये लहर इतनी तेज थी कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी उड़ गई। नेपाल में जेन-जी के प्रदर्शन में नेपाल के संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की इमारतें जलकर राख हो गई। इस प्रदर्शन में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। नतीजा हुआ नेपाल में तख्ता पलट। अब पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के हाथ में नेपाल की कमान है, लेकिन अंतरिम सरकार में नए मंत्रियों को लेकर जेन-जी की नाराजगी बढ़ने लगी है। सवाल है कि नेपाल में अभी जो शांति है, क्या वो किसी तूफान के आने के पहले की आहट है, या सच में नेपाल में सत्ता का संकट खत्म हो गया है, या फिर सत्ता का कोई नया क्लाइमैक्स बाकी है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आंदोलन की कामयाबी से जेन-जी बेकाबू हो गए हैं और बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं। नेपाल में जेन-जी सरकार पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। खास तौर पर नई सरकार का आंदोलनकारी से सलाह न लेना उन्हें पच नहीं रहा है। मंत्रियों के सिलेक्शन में सुदन गुरुंग को भाव नहीं दिया गया, जिससे वो खासे नाराज हैं और गुरुंग का ताजा बयान इसी की एक कड़ी है। सुदान गुरुंग ने केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट करने के बाद देश में ऐसी सरकार की मांग की थी जिसमें जेन-जी की भी हिस्सेदारी हो, लेकिन नेपाल में जो कुछ चल रहा है वो इसके उलट दिखाई दे रहा। ऐसे में नेपाल क्या फिर से कोई बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा? क्या गुरुंग एक बार फिर कोई आंदोलन करने वाले हैं? ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल नेपाल की राजनीति डामाडोल नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी रिपोर्ट के साथ साथ हमने कुछ सर्वे किया। सर्वे के दौरान हमने कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछे और इस सवाल के जवाब किस तरीके से निकलकर सामने आए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 था कि नेपाल में जेनजी सरकार पर कंट्रोल चाहते हैं, आपकी राय क्या है? इस पर 57% लोगों का मानना है कि हाँ, जेनजी जो है वो सरकार के ऊपर सीधे तौर पर कंट्रोल चाहते हैं नेपाल के अंदर। तो 41% लोगों ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि थोड़े कंफ्यूज 2% लोग नजर आए हैं। तो कुछ इस तरीके से यह आंकड़े निकलकर सामने आए। अब बात करेंगे हमारे द्वारा पूछे गए दूसरे सवाल को लेकर। वो सवाल था कि आंदोलन की कामयाबी से जेनजी बेकाबू हो गए हैं। इस पर 70% लोग मानते नजर आए कि हाँ, जेनजी बेकाबू हो गए हैं। 29% लोगों ने कहा कि नहीं और 1% लोग कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए, जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अशोक अधिकारी जी जुड़े हैं, पत्रकार हैं नेपाल से। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। अशोक जी, जो स्थितियां इस वक्त हमें नेपाल में देखने को मिल रही हैं और जेनजी यानी कि युवाओं को लेकर बात करें, वो सीधे तौर पर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में चाहते हैं, यानी कि जो सरकार वहां पर चले वो कठपुतली वाली चले। क्या अशोक जी आपको लग रहा है कि नेपाल वाले हालात इस वक्त, माफ कीजिएगा, जो बांग्लादेश वाले हालात हैं वो नेपाल में बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, अभी जो देश का हालत है वो अभी थोड़ा ट्रैक में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण हुआ, कल मंत्री 3 मंत्री को चुना गया, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री के तौर पर एक अच्छा काम करने वाले 3 लोगों को सुशीला कार्की जी ने मंत्री के रूप में नियुक्त की गई। और उसके बाद थोड़ा आपने जैसा कहा कि वास्तव में वो ठीक विषय था कि थोड़ा जो जेएनजी के युवा है उनको गुस्सा आया था जो गृह मंत्री में नियुक्त किए गए थे ओम प्रकाश अर्याल जी। उनके बारे में थोड़ा वो उन लोगों का रिजर्वेशन था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी और सुदन गुरुङ जो जेएनजी के अभियंता है, आंदोलन के एक नेता है, और उनसे जब मुलाकात हुई, ये विषय साफ साफ एक दूसरे को सपाट हो गया। उसके बाद उसका समाधान भी हो गया। लेकिन अब देखिए नेपाल की हालात, जो मैंने कहा कि अभी तो ठीक है, लेकिन अभी 2 बहुत बड़े चार पर्व, दशहरा और तिहार, दिवाली आ रहा है। दिवाली के बाद फिर कुछ गंभीर आंदोलन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि जेएनजी आंदोलनकारी और सरकार के बीच एक तारतम्यता है, एक समन्वय तो है। जेएनजी आंदोलनकारी का भी वहां पे शामिल किया जाएगा। उन्होंने जो व्यक्ति को चुना है उसी को मंत्री पद में नियुक्त कर दिया गया है। इसीलिए अब दशहरा और तिहार, दिवाली के बाद क्या हो सकता है कि जैसे कि नेपाल में अभी 4 पॉलिटिकल पार्टी और 4 समूह में विभाजित हो रखे हैं। नेपाली कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक अलायंस को प्रतिनिधित्व करता है, और कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी है, और दूसरा यहाँ राजावादी भी है जो राजशाही को चाहते हैं, और चौथा ये सरकार के समर्थन में है और जेएनजी के लोग हैं। ये जेएनजी और ये सुशीला कार्की जी ने जो मार्च 5 तारीख के लिए प्रतिनिधि सभा के और इलेक्शन को घोषणा की, मध्यावधि निर्वाचन होना है मार्च 5 तारीख को, उनसे पहले विशेष रूप से कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलके संसद को पुनः स्थापना करने के लिए और ये सरकार को सत्ता से हटाने के लिए और इनको असफल करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा वो एक्सरसाइज शुरू किया है। क्योंकि अब जैसे ही सरकार गठन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डीप स्टेट और दूसरे मुल्क का भी, विशेष रूप से हमारे पड़ोसी तो नहीं लेकिन तीसरे मुल्क का इंटरेस्ट भी थोड़ा दिखाई दे रहा है।
इसीलिए बिल्कुल अशोक जी, हम बिल्कुल ठीक है आपने जो आपने बात कही है कि तीसरे मुल्क की जो आपने बात कही, जो उसका इंटरेस्ट नेपाल में इस वक्त नजर आ रहा है, वो नेपाल के लिए भी चिंता की बात है और भारत के लिए तो चिंता की बात है ही। इसी के साथ मैं संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से युवाओं का सरकार के अंदर इस तरीके से दखल देना और सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना सरकारी कामों में, किस तरीके से एक देश के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, किस तरीके से देश के लिए ये खतरनाक हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, नेपाल में जो जेनजी है उसने एक बड़ी जो भूमिका वहाँ पर एक बड़े परिवर्तन को लाने में निभाई है। उनका जो आंदोलन है वो बहुत ही सफल रहा है और एक जो भ्रष्ट केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी उसका जो पतन हो गया है। लेकिन अब यहाँ से जेनजी को जो नई सरकार को उन्होंने चुना है, सुशीला कार्की जी को जो नया अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है, उसको उनको समय देने की आवश्यकता है। जेनजी को संयम बरतने की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने पूरे आंदोलन को एक स्ट्रीमलाइन करते हुए एक संगठन के रूप में अपने आप को बदलने की आवश्यकता है और जेनजी के जो अनेक जो गुट हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभिषेक जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नेपाल में लोकतंत्र को लेकर के पहले भी अनेकों आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि उन आंदोलनों में बाद में चल करके आंदोलनकारियों में ही कई बार मतभेद होने की वजह से, कई बार जो वहाँ के जो राजा रहे हैं उनके दमनात्मक नीतियों की वजह से वो आंदोलन अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ये जो जेनजी का जो मोमेंट रहा है अब तक बहुत सफल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, केपी शर्मा ओली की सरकार का पतन हो गया, जेनजी ने अपने बड़े बलिदान दिए हैं। 51 जो युवाओं की इसमें मृत्यु भी हुई, अनेकों युवा अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो ऐसे में जेनजी के जो अनेक जो गुट हैं उनको आपस में एक समझदारी से काम लेना होगा, उनको अपने आप को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करना होगा। और ये सुशीला कार्की जी जो कि एक बेदाग छवि वाली नेता हैं और वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हैं, कुशल प्रशासक हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में उनका एक बहुत बड़ी पहचान के रूप में वो स्थापित हैं। तो ऐसे में सुशीला कार्की जी के जो नेतृत्व को उन्हें सपोर्ट देने का काम करना होगा और सरकार को भी चाहिए, जो सुशीला कार्की की जो अंतरिम सरकार है, कि वो युवाओं के साथ लगातार संवाद स्थापित करके रखें। और यदि संभव हो सके तो यदि युवाओं को भी अगर अपने मंत्रिमंडल में कुछ स्थान अगर वो दे सकते हैं, युवा अपने आप को ऐसे विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन एक संवाद की प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। इस तरीके से जेनजी का एक जो गुट है, जो स्टूडेंट गुरांग गुट है, वो जब जिस तरीके की बातें जो रिपोर्ट सामने आई कि वो कहने लगे कि हम सरकार को यदि बना सकते हैं तो उतार भी सकते हैं इत्यादि इत्यादि, ये ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा ही संवेदनशील और नाजुक क्षण है नेपाल के लोकतंत्र के लिए और नेपाल का बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि ये जो पल है वो नेपाल के लोगों के लिए और नेपाल के लिए बड़ा नाजुक पल है। लेकिन अशोक जी, इस बीच एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि सुशीला कार्की के ऊपर मनमाने तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार का जो आरोप लगा, इस आरोप को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सुशीला कार्की जो है वो मनमाने तरीके से काम कर रही है या एक स्वतंत्र जो प्रधानमंत्री होता है जिसे जिस तरीके से काम करना चाहिए ठीक उसी प्रकार से सुशीला कार्की काम नेपाल में कर रही हैं? देखिए अभिषेक जी, अभी जो जेएनजी के जो टीम है ना, वो 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा उनको कॉम्प्लिकेशन, सबको मिला के आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। क्योंकि अभी जो जेएनजी के अगुवाई जो कर रहा है उसमें भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसने ये आंदोलन का उद्घोष किया था। एक है सुदन गुरुङ, दूसरा है मिराज ढुंगाना। ये 2 ही अभी नहीं मिल रहे। मिलजुल के बात को उसको समाधान करके मंत्री परिषद में हमको भी शामिल करवाया जाए, ये उनको ये मुद्दा रखना चाहिए था। लेकिन वो 2 ध्रुवों में बटे हुए हैं। लेकिन अब जो जैसे कि सुशीला कार्की बहुत समझदार एक पूर्व प्रशासक रह चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि वो कल तक एक अंडरस्टैंडिंग, सभी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के वो फिर जेएनजी को भी मंत्री परिषद में शामिल करवा के फिर कैबिनेट विस्तार करेगी और समाधान देगी। सर जी संजीव जी, दूसरी ओर जिस तरीके से नेपाल में लगातार सरकारें अस्थिर हैं
और उसके बाद सुशीला कार्की को लेकर बात करें तो हफ्ता भी नहीं बीता उन्हें प्रधानमंत्री पद पर आए हुए, अब उनके भी इस्तीफे की बातें चल रही हैं, यानी कि इस्तीफे की मांग उनसे की जा रही है। किस तरीके से इस अस्थिरता को संजीव जी आप देखते हैं और इसके पीछे के कारण को आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी तो मानिए जेनजी का आंदोलन हुआ, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि नेपाल में कोई सरकार स्थिर नहीं रही। देखिए, युवाओं का जो जोश है वो अच्छा है जी। युवाओं में जोश रहना चाहिए, ऊर्जा रहनी चाहिए, लेकिन इस जोश में जो होश है वो भी बना के रखना होगा, जी। विवेक को बना के रखना होगा, बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना होगा। और नेपाल के जो जिंजी जो युवा हैं उनको नेपाल के इतिहास को भी ध्यान में रखना होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि 1950-51 से ये लोकतंत्र का जो मूवमेंट चल रहा है, वैसे तो देखें तो ये एक शताब्दी हो गया है, वहाँ पे लोकतंत्र की मांग होती रही, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के बहुत सारे मूवमेंट जो नेपाल में लॉन्च किए गए वो आगे चल करके वो डिसइंटीग्रेट हो गए। वो जो क्रांतियां हैं अधूरी रह गई, उन क्रांतियों का जो लक्ष्य है हासिल नहीं हो पाया। उसका कई कारण थे, आपसी गुटबाजी भी थी, सत्ता लोलुपता भी थी, राजाओं का दमन भी था और अनेकों फैक्टर्स उसके अंदर रहे। लेकिन जिंजी यदि उन सारे आंदोलनों की विफलताओं से सबक लेता है और अपनी एकता को बनाए रखता है, और जैसा कि मैंने कहा कि उनको चाहिए कि अगला जो 6 महीने में जो 5 मार्च को चुनाव होने वाले हैं, अगले 5 मार्च को, उसके पहले वो अपने आप को राजनीतिक विकल्प के रूप में तैयार करें। वो अपने आप के एक संगठन को तैयार करें, यदि वो चाहे वो बालेन शाह हो, चाहे वो गुरंग सुडन गुरंग हो, अन्य कोई नेता हो, सभी को आपसी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इस समय अगर मान लीजिए कोई युवा एक मंत्री बन भी जाता है तो उससे कोई ज्यादा लाभ उसको तब तक नहीं होगा जब तक कि उनका एक गहरा और मजबूत संगठन नहीं बन जाता। बिल्कुल। और उनका जो लक्ष्य होना चाहिए वो आने वाले इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का होना चाहिए कि जो 5 मार्च को इलेक्शंस होंगे, क्या उसके कंटेस्ट करने के लिए बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि जो लक्ष्य है वो ये हो कि आने वाले जो इलेक्शंस उसमें कंटेस्ट किया जाए, बल्कि ये ना हो कि जो सरकार है उसमें हस्तक्षेप किया जाए। इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें। और हमने सर्वे में 2 सवाल और पूछे थे अपने दर्शकों से, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। सवाल नंबर 3 था कि क्या बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं जेनजी? इस पर लोगों की राय निकलकर सामने आई है। हाँ, 52% लोगों ने कहा है कि बैकडोर से जो जेनजी हैं वो सरकार चलाना चाहते हैं। 41% लोगों का मानना है कि नहीं। 7% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता इस पूरे विषय पर। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं हमारे सर्वे नंबर 3 के। सर्वे हमने आगे भी जारी रखा। हमने सर्वे में चौथा सवाल पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के सुशीला कार्की पर लगाए गए आरोप सही हैं? तो 39% लोगों ने हाँ कहा है, 29% लोगों ने नहीं कहा और 32% लोगों ने कहा है इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और मेहमानों के साथ चर्चा भी लगातार जारी है और सीधे रुख करेंगे अशोक अधिकारी जी का, पत्रकार है, नेपाल से लगातार बने हैं हमारे साथ। आप अशोक जी, अगर विवाद की स्थिति को लेकर बात करें तो इस बीच जिस तरीके से ओम प्रकाश अर्याल को गृह मंत्री बनाया गया, नियुक्त किया गया, ओम प्रकाश अर्याल के गृह मंत्री नियुक्त किए जाने पर इतनी आपत्ति क्यों देखने को मिल रही है नेपाल में अशोक जी? जैसे कि ओम प्रकाश अर्याल वो कभी फ्रंट में आके कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। विशेष रूप से ये जब भ्रष्टाचार का मामला होता है, भ्रष्टाचार की लड़ाई में तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दा भी, वो अधिवक्ता भी है, वो लॉयर है, इसलिए सर्वोच्च अदालत में जाके सारा केस करके कितने को जेल भी पहुंचाया दिया उन्होंने। लेकिन वो एक वायरल चेहरा नहीं है, इसलिए थोड़ा गुस्सा उसमें। लेकिन दूसरी बात, वो हिडन इंटरेस्ट क्या है ना सर, कि हिडन इंटरेस्ट ये है कि जैसे ही गृह मंत्री बने, सबसे पहले सुशीला कार्की जी का प्रधानमंत्री जी के पहला कैबिनेट मीटिंग में बात, सबसे पहला मुद्दा ही क्या था कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म, निर्मूल किया जाए, कैसे उसको निवारण किया जाए। इसीलिए अब फाइल खुलने वाला है। देखिए, जितने भी अभी तक जितने भी नेताओं के घर में आग लगा है, उसमें से बहुत सारा पैसा का वो धनराशि मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, वो उसको आगजनी में जला दिया गया।
लेकिन अब क्या है कि जैसे ओम प्रकाश अर्याल आएंगे तो वो साफ सुथरा आदमी है, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई दाग धब्बे नहीं है, तो वो सीधा एक्शन लेने शुरू करेंगे। उन्होंने क्या क्या किया कि मंत्री नियुक्त होने के बाद सीधा सीधा अख्तियार प्रमुख को प्रधानमंत्री जी से छलफल करके अख्तियार प्रमुख प्रेम राय को हटाने के लिए बात आगे बढ़ाए, क्योंकि वो भी एक घोटाला में और ओली के नजदीक है। वो प्रेम राय जो अख्तियार के प्रमुख है, वो भ्रष्टाचार निवारण के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए अभी डर क्या है कि सबसे बड़ा डर कि अब धमाधम भ्रष्टाचार का फाइल खुलेगा और हमको जेल भेज दिया जाएगा। वो डर के वजह से तीसरे फैक्टर जो है ना, कोई तो पीछे हो ही हुआ रहता है। इसीलिए वो राजनीतिक दल का कोई ना कोई इंटरेस्ट और कोई ना कोई प्रतिनिधि जेएनजी के वो टीम में है। इसीलिए ये नेताओं के डर के वजह से थोड़ा ये विवाद है। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि कल जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी और जेएनजी के प्रतिनिधि के साथ, उसके बाद बात साफ हो गया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी संजीव जी, दूसरी ओर क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासतौर पर अमेरिका और यूरोप को हस्तक्षेप कर सकते हैं, कोई दबाव बना सकते हैं, जो स्थितियां इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रही हैं इस बीच? देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। अच्छा आपने प्रश्न अभिषेक जी उठाया है। डीप स्टेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसी जो स्थितियां होती हैं, अगर कहीं भी अस्थिरता है, कहीं भी कुछ आंतरिक समस्याएं हैं, तो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन डीप स्टेट एलिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। और वो चाहे वो चाइना का डीप स्टेट हो या अमेरिका का डीप स्टेट हो, अन्य कहीं भी डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो जाहिर है कि उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से ये जेएनजी की जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे सुशीला कार्की की सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने राष्ट्र के अंदर एक स्थिरता की स्थिति लाएं और वहाँ पर वो कानून और व्यवस्था की स्थितियों को बेहतर से बेहतर बनाए, जेएनजी के साथ संवाद स्थापित करें, जेएनजी आपस में संवाद स्थापित करें और वहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शंस को कराने का जो वातावरण है और अच्छा बने और मजबूत बने, ताकि 5 मार्च को इलेक्शंस कराए जा सकें। तो ये नेपाल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नेपाल के लोगों को इस बात का निसंदेह संज्ञान रखना चाहिए कि जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, नेपाल के जो छुपे हुए जो शत्रु हैं, कई आंतरिक शत्रु भी हो सकते हैं, बाह्य शत्रु जैसे डीप स्टेट एलिमेंट्स तो हैं ही। तो ऐसे में ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि संभव है कि जो पुराने जो भ्रष्टाचारी जो तंत्र नेपाल में बना रखा था, उन भ्रष्टाचारी तंत्र के लोग भी जेएनजी के आंदोलन में ही घुसपैठ करके और जेएनजी को कमजोर करने की आंतरिक अंदर से भी कोशिश कर सकते हैं। इससे भी जेएनजी को सावधान रहना होगा। सुशीला कार्की के सरकार को भी सावधान रहना होगा, कहीं ऐसे एलिमेंट सरकार में ना आ जाएं या सरकार के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना पैदा करना शुरू कर दें जो कि भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। क्योंकि जाहिर है कि चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो या अन्य दल हो, जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने की इनकी रिपोर्ट्स आती रही हैं, वो कहीं गए तो है नहीं, वो तो नेपाल में ही है और वो अपने आप को जो है फिर से सामने लाने की और अपने हितों को साधने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे साजिशकर्ताओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा डीप स्टेट से भी सावधान रहने की आवश्यकता है और आंतरिक जो शत्रु हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं नेपाल के, इस तरीके की जो पहली सरकारों के, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है और तभी जाकर के वहाँ पर लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इसमें मेरा मानना है अभिषेक जी की जेएनजी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और ये जो जेएनजी के बीच में जो गुट हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा, एक राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को वो लाएं, प्रस्तुत करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और समय ज़्यादा नहीं है, उनको काम बड़े करने हैं और ऐसे में वो इस तरीके से सरकार के ऊपर टारगेट करके अपना समय जाया न करें और अच्छा होगा कि वो अपने आप को आपसी कोऑर्डिनेशन पैदा करें, बातचीत करें, सरकार से बातचीत करें। और यदि सरकार को भी चाहिए कि अगर वो जेएनजी को इस सरकार में अगर वो एक रिप्रेजेंटेशन दे पाए तो वो अच्छा होगा। और अब सरकार को और जेएनजी को आपस में मिलकर तय करना चाहिए कि क्या जेएनजी का कोई रिप्रेजेंटेटिव सरकार में आ सकता है। यदि वो आता है तो वो भी एक अच्छा
निर्णय होगा। लेकिन जेनजी का जो, जैसा कि मैंने कहा अभिषेक जी, कि मुख्य टारगेट ये होना चाहिए कि वो आगे आने वाले समय में जो इलेक्शंस कराए जा रहे हैं उसमें वो कंटेस्ट करें, जनता बिल्कुल के बीच में संजय जी, जाएं बिल्कुल ठीक और है आपने, इलेक्टेड होकर ये के आएं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया।